अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के अंदर कुछ कॉशियस स्टैंस जो है वो देखा जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन मार्केट के हवाले से जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन थी आज के दिन, फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट, फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रिगर्स भी दिखाई दिए और इसके साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए एक वेरिएंट का जो एक बढ़ता हुआ फियर है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं मार्केट में एक फ्राइटनिंग सिचुएशन क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया। दिस इज़ द रीज़न मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द डे कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दी। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट का एक पॉजिटिव मोमेंटम था, लेकिन सम हाउ मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी या हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया। फाइनली क्लोजर रहा वेल अबव 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर। इट मींस के सस्टेनेबिलिटी तो है, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कॉशियसनेस भी देखी जा रही है, एक रिलक्टेंट बिहेवियर देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 45,763.45 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई, वो जो हम बात कर रहे थे कि इंट्राडे हाई के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट ने 45,707.48 का हायर साइड पे पंच किया। लोअर पॉज 45,385.97 एंड फाइनली क्लोजर रहा 45,612.20 का और चेंज रहा नेगेटिविटी में, यानी कि 151.25 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 173.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 65.09 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि आज ड्राई होते हुए या फिर एक फियर की तरफ दिखाई दे रही है, 6.10 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, वही स्क्रिप्ट्स वही सेक्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.10 के डिक्लाइन के साथ, 2.37 पे क्लोजर। 25.49 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG पार्क सेकंड स्कॉट पे 7.80 का डिक्लाइन, 96.45 पे क्लोजर। 20.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली सैनर्जी 0.21 का डिक्लाइन देखा गया, 6.95 पे क्लोजर रहा, 12.90 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। होता ये है कि काफ़ी हद तक जो स्क्रिप्ट्स हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स में देखे जा रहे थे, उनमें एक मोमेंटम दिखाई दे रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन अब हम देख रहे हैं वही 30 ईयर स्क्रिप्ट्स काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग भी वहाँ पे हो रही है और साथ साथ इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा कैश को तरजीह दे रहे हैं, खास करके वो चाह नहीं रहे कि अभी किसी कमिटमेंट में रहें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के बैलेंस को दुरुस्त करने के लिए हमने पेशरफ्त की है। पंजाब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी और लागू भी हो चुका है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए काम का आगाज़ हो चुका है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हम तनहा आगे बढ़ जाते, लेकिन 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से दीगर जमातों को हमारा साथ देना होगा। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। इंपोर्ट किया जाता है और हमारा तो ये है कि हम लोग ना सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम लोग रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं और साथ में कोल भी करते हैं, ऑयल भी करते हैं, पाम ऑयल भी करते हैं। अच्छा। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, तो इन तमाम की वजह से हमारा जो इंपोर्ट का फिगर है ना, वो बहुत मामूत हो गया, वो बहुत बड़ा फिगर एक हो गया। तो किसी तरह गवर्नमेंट को हम लोगों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने मशवरे दिए और गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया कि वो फिल फॉर जो लग्जरियस गुड है, नॉन एसेंशियल आइटम्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिसमें लग्जरियस कार्स हैं, लग्जरियस मोबाइल फ़ोन्स हैं, मेकअप का सामान है और कन्फेक्शनरी है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। सब लोकली मिलता है और ये सब बेहतरीन मिलता है यहाँ, तो इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हो रहा ये था कि पिछले दिनों हम लोग एनिमल फूड तक बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, पानी भी इम्पोर्ट करते, बहुत क्रिटिक्स भी सुनने में आया, राइट। एक इंतहा लगी हुई थी। थोड़ा सा भी अगर नेशनल माइंड बने तो इंसान को सोचना चाहिए कि व्हेन यू गो टू अ सुपरमार्केट और व्हेन यू गो टू अ मेगा स्टोर, प्लीज डोंट बाय द इंपोर्टेड स्टफ। आपके यहाँ बेहतरीन टूथपेस्ट मिलता है, आपके यहाँ बेहतरीन बिस्किट मिलता है, आपको ज़रूरत नहीं है कि अपना हैम्पर जब आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो वो इम्पोर्टेड कन्फेक्शनरी से भर के आप लेकर चले जाओ। आपके अपनी लोकल कन्फेक्शनरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्यों लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी जो कन्फेक्शनरी है वो सारी दुनिया में जाती है। हमारे बिस्किट्स
हर मुल्क में जाते हैं एंड वी आर वेरी वेल नोट इन आर एक्सपोर्ट ऑफ आर कन्फेक्शनरी इन द वर्ल्ड। तो हम खुद एक स्पिरिट हमारे अंदर आएगी ना, तो इस स्पिरिट के तहत जब हम काम करेंगे एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी। और जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, प्रॉब्लम है हमारी एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने में, उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा इन्फ्लेशन है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और कुछ गैस का बोरान। इसकी वजह से थोड़ा एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। राइट आप एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें जैसे जैसे उनके चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा वैसे वैसे इंपोर्ट को भी कर्टेल करना होगा। आप समझते हैं कि इंपोर्ट के अंदर नॉन एसेंशियल आइटम्स का आपने जिक्र किया, रेगुलेटरी ड्यूटी भी बढ़ाई गई, वो भी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई लेकिन इतना वर्कआउट नहीं किया गया। अब जो कि नॉन एसेंशियल आइटम्स को रोक दिया गया है, तो यहाँ की प्रोडक्शन जो है उसमें क्या इतना क्वालिटी है मेंटेन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो फिर उसको भी एक एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा ज़रूरत रही है इस बात की कि वो वैल्यू एडिशन की तरफ जाए। और वैल्यू एडिशन तभी हो सकता है कि आप देखें वियतनाम ने क्या करा, एक कोलैप्स इकोनॉमी थी इसकी, लेकिन आज फोर फ्रंट पे है अपने एक्सपोर्ट्स में, कई बिलियंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश है, इसी तरह हमारे नेबरिंग मुल्क और भी हैं, थाईलैंड है, दूसरे। कॉम्पोजिशन ये है कि जो असल बात है वो ये है कि हमें देखना ये है कि हम किस तरह अपनी मार्केट्स को टेप कर सकते हैं। मार्केट्स को टेप करने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। अगर कहीं पर ये चैलेंज है एक बहुत बड़ा, कहीं पर अगर हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो एक्सपोर्ट पे नहीं कर सकते। तो वो यही हो रहा है, हम लोग अपनी क्वालिटीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने एक्सपोर्ट्स में, तभी आप देखें कि हमारे पोटेंशियल्स हासिल हो रहे हैं। और $31 बिलियन के लगभग हमने एक्सपोर्ट अटेंड किए पिछले दिनों। दूसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें देखना ये है कि हमारे जो कमर्शियल ऑफिसर्स बैठे हैं, हाउ सीरियस आर दे। कमर्शियल ऑफिसर्स उमूमन बिजनेस कम्युनिटी से अगर ले लिए जाए और तो वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इसी तरह बताएंगे कि वो अपनी नई मार्केट्स को टैप करेंगे। देखिए, टेक्सटाइल हमारा जो था वो एक हमारा ट्रेडिशनल आइटम था, बिल्कुल। हमें नॉन ट्रेडिशनल आइटम की तरफ भी जाना है। हमारे नॉन ट्रेडिशनल आइटम में हमारा इस वक्त सबसे बड़ा नॉन ट्रेडिशनल आइटम है हमारे फार्म। का ज़हनी झुकाव है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान की बहुत सी जमातें हैं, वो ज़हनी तौर पर तैयार दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं जो ज़हनी तौर पर दिखाई देती हैं। सो इफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज विच इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN कैन मूव अहेड and we are willing to support and we are willing to build a consensus, then I think we can find a way. थैंक यू जी। इस पे बस ये बिल, अब इस पे बात काफी होगी। बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यानी बड़ी सियासी जमातें मिलकर आगे बढ़ सकती हैं, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने फेडरेशन के लिए बैलेंस को दुरुस्त करने के लिए जो पेशरफ थी उसकी मंजूरी भी दी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए काम का आगाज़ हो चुका है, बजट एलोकेशन भी हो चुकी है। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, अगर होती तो हम तनहा आगे बढ़ सकते थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। चार पांच उनसे हटकर भी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और बेपनाह आइटम्स हैं जिनका अगर हम जिक्र करें तो हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर हमारे पास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल्स की बात करें, मशीनरी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कार की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कुछ अभी तक पार्ट्स इम्पोर्ट होते हैं जिनको असेंबल करके फिर जो है वो यहाँ पर मार्केट किया जाता है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत है। जब हम खासकर बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्रीज तो इसी को कहते हैं ना कि लगेंगी तो काम वैल्यू होगा। एडिशन की बात मैंने की, वैल्यू एडिशन का मतलब ही यही कि कुछ इंपोर्ट और कुछ लोकल मिलाकर अगर आपको एक ऐसा आइटम बना रहे जो मार्केट कैप्चर कर सकता है तो इसमें क्या हर्ज है। वियतनाम तो यही कर रहा है, मैं बार बार वियतनाम की मिसाल दे रहा हूँ, वो सारा कुछ वैल्यू एडिशन पे कर रहा है। उसने
अगर अगर मोबाइल फोन आपका बनाना है तो इधर उधर से चीजें लेकर मिक्स कर देनी। बांग्लादेश क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन तो कर रहा है, वो कॉटन इधर उधर से ले रहा है तो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और गारमेंट और अपैरल्स और तमाम चीजें जो उससे मिलती जुलती है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, वो करके वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इसमें करने में कोई हर्ज नहीं। बात सारी ये है कि हमें देखना ये है कि हाउ सीरियस वी आर ऑन इन आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स, नंबर वन, एंड हाउ सीरियस वी आर in improving the caliber of our industries. We have to go into industrialization as such. जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाएंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम अपने नए वेंचर्स पे नहीं काम करें। इफ यू आस्क मी, और मैं अगर सच कह रहा हूं, तो हमारे जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करना चाहिए। जो नई इंडस्ट्रीज लगाना आसान है या पुरानी जो कि डेफिसिट में भी हैं, जो कि परेशानी में भी हैं, जिनके पास चैलेंजेस भी बहुत है, उनको खड़ा करना ज्यादा आप समझती हैं कि सिख इंडस्ट्रीज को खड़ा करना ज्यादा आसान है? उनके पास तमाम वो प्रोफाइल्स मौजूद, गैस मौजूद है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पावर की लाइंस मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। लेकिन सर बैगेज जो एक डेफिसिट है उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेफिसिट है ना, वो ये नहीं है। वो सबसे बड़ा डेफिसिट क्या है? एक्सेस टू फाइनेंस है। इसके लिए पिछले दिनों बड़ा जबरदस्त काम स्टेट बैंक ने किया और रीफाइनेंस पॉलिसीज दी हमें। अच्छा, वो रीफाइनेंस पॉलिसीज इतनी कामयाब, ये कोविड के 1.5 साल में डिफरेंट किस्म की रीफाइनेंस पॉलिसीज आती रही, रीफाइनेंस स्कीम्स आती रही। तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ में जो एक्सेस टू फाइनेंस का प्रॉब्लम था, जो सैलरी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, जो और बहुत सारे डर आ रहे थे इंडस्ट्रीज को चलाने में, उसमें वो स्कीम्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो वो इंडस्ट्रीज ना सिर्फ ये कि अपनी तरफ रही, बल्कि उन्होंने ले ऑफ भी नहीं किया अपने लोगों को। राइट, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज रुक जाती तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से फिर कोई नहीं रोक सकता था। आप समझते हैं अब जो ओमिक्रॉन आ रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना? क्योंकि अब फाइनली जो है वो लोगों को बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते, वो अब चाहते हैं कि बस उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले। देखिए, कोविड ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारी गवर्नमेंट ने मिसाली तौर पे अपने आप को काबू करा, इकोनॉमिकली डिबैकल से बचाया है इस कोविड में। लेकिन साथ साथ जो छोटे बिजनेस कम्युनिटी ना, तकरीबन 35% जो छोटा ताजिर है वो कारोबार से बाहर हो गया। और 35% का फिगर छोटा है, मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा वो कारोबार से बाहर हो गया। जब वो कारोबार से बाहर हो गया तो उसको वापस आने के लिए कोई ऐसे इकदाम की जरूरत है कि वो वापस आ जाए। देखिए, छोटा ताजिर, एक स्मॉल ट्रेडर बैकबोन होता है इकोनॉमी की। वो एसएमईज हमें वेंडर्स की शक्ल में भी मिलते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाने की शक्ल। बड़े बड़े जाइंट नेम्स इंडस्ट्रियलिस्ट जो दुनिया में होते हैं, उनके पीछे छुपे होते हैं वो नाम जिनको हम वेंडर्स कहते हैं, जिनको स्मॉल ट्रेडर्स कहते हैं। आप देखिए, दुनिया में जापान में इतने बड़े बड़े नाम, टोयोटा, सुजुकी, मित्सुबिशी, कैसे कैसे बड़े बड़े नाम है बिल्कुल। लेकिन उन हर बड़े नाम के पीछे कोई ना कोई सैकड़ों छोटे नाम मौजूद हैं जो उनके लिए काम करते हैं। तो असल बात यह है कि हमें अपने छोटे कारोबारियों को फरोग देने के लिए उनकी तकालीफ को महसूस करके उनका मेन प्रॉब्लम देखना चाहिए क्या, और उनका मेन प्रॉब्लम है एक्सेस टू फाइनेंस। एक्सेस टू फाइनेंस पे काम हो रहा है, बात होगी तो मैं आपको उसका भी बता दूंगा। चलें सर, मैं यहाँ आपको पॉज करती हूँ, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, अजान ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम एसएमईज के हवाले से बात करते हैं। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है, तो उनसे फिर पूछते हैं। सर, एसएमईज की बात हो रही है। एसएमईज 82% है हमारी पूरी बिजनेस कंपोनेंट में ना, और इनका कंट्रीब्यूशन लगभग 40-45% है आपकी हमारी जीडीपी पे। तो ये हमेशा इनका एक ही प्रॉब्लम रहा है, वो ये कि इनका एक्सेस टू फाइनेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों बड़ा अच्छा इंसेंटिव लिए और एसएमईज के लिए बगैर कोलेटरल के लोन्स अनाउंस किए। और इसकी बेहतरीन चीज़ ये लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये तकरीबन 10 मिलियन तक का लोन्स अवेलेबल हो रहे हैं। राइट, आप जाएं, अप्लाई करें, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा इंसेंटिव गवर्नमेंट ने लिया है और इससे पहले कभी इस तरह का इंसेंटिव नहीं आया। ये बहुत रिमार्केबल स्टेप है
इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम ये है कि ज़रा सा जो इंटरेस्ट रेट है वो कोई 9% है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन है। स्टेट बैंक ने तो अपना स्प्रेड 1% रखा है। ये अब प्रोरोगेटिव है बैंक्स का कि वो 6% ले कि 7% ले। आपकी रिलेशन कैसी है बैंक्स के साथ वो डिपेंड करता है। आप इसको कंप्लाइज करें और कंप्लाइज करके गो इनटू द बिजनेस। आपको पैसा दे रही है गवर्नमेंट और 10 मिलियंस तक दे रही है, 1 करोड़ रुपए तक दे रही है। यू कैन गो इनटू अ बेस्ट बिजनेस यू कैन डू। जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, मेरिट्स हैं, आपके पास जो इंसेंटिव्स हैं या आपके जो प्लान्स हैं, आप उसको मटेरियलाइज करें। और ज़रूरत इस बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो घोस्ट है वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा ड्यूरिंग द कोविड आया। इसकी वजह से हमारे जीडीपी पे भी इफेक्ट आ रहा है। और देखा जाए तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट चेक करने में कहीं भी काम होते तो आप एक बहुत बड़ा नेक काम भी कर रहे होते। आप अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आप ये गवर्नमेंट का एसएमई लोन्स ले लेते हैं, आपकी एक्सेस टू फाइनेंस का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो आप न सिर्फ ये कि कारोबार करते हैं, उस कारोबार को आप खुद चलाने के काबिल होते हैं, अपना हाउस होल्ड अपना चलाने के काबिल होते हैं, बल्कि साथ में आप चंद लोगों को एम्प्लॉय भी रखते हैं। बिल्कुल, तो और इस तरह जनरेट होने में इसमें मदद जो है वो बहुत शामिल बड़ी हो मदद सकती है। मिलती है, ये और कॉल जरूर। हमारे साथ राशिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। राशिद साहब, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात हो रही है। अब चीज़ें ऐसी सेटल हो गई हैं कि अब कोविड के वायरस होने के बावजूद, चैलेंजेस होने के बावजूद, लोग चाहते हैं कि उनका रोजगार जो है वो अब चलता रहे। तो कितना इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, आप समझते हैं? ऑफकोर्स देखें, पाकिस्तान में ये जो अपना कोविड के बाद जितनी भी रोजगार का मसला है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें ही हैं जो हेल्प आउट करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकती है। इसमें एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन और दूसरी जो है वो है ज़राअत की रेवोल्यूशन। क्योंकि हमारे पास हम बहुत सारी जगहों पे जिक्र कर रहे होते हैं कि भाई हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं पा रही, और अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर अगर हम नजरसानी करें कि हम अपनी एक तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ाते रहें और दूसरी तरफ हम अपनी इंपोर्ट को डिक्लाइन करते रहें। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ज़राअत से वाबस्ता हैं। उसके अंदर एडिबल ऑयल भी है, उसके अंदर ग्रेन्स है, दाल चना है और यहाँ पे सफेद चना है, बहुत सारी चीजें जो हम इंपोर्ट कर होते हैं। तो अगर हम इसकी अपनी ग्रो यहाँ पे शुरू कर देंगे तो एक तो हमारी इंपोर्ट उससे बच जाएगी और फिर हम अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर इनको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मैं बाहर कह चुका हूँ कि इसके कि अभी जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इसके अंदर वाकई में एक रिवोल्यूशन आने वाला है। और उसका एक बहुत बड़ा कॉज है वो यह है कि जो अभी गवर्नमेंट ने 600 अरब का टर्फ लोन दिया था 3% पे, तो इसके बेसिस के ऊपर बहुत सारी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट हुई है और वो मशीनरीज की अब इंस्टॉलेशन शुरू हो रही है। वेल, दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ी है इस साल का। अगर हम थोड़ा सा मेजरमेंट करें तो आप समझते हैं कि इस साल तो चलें जैसे तैसे निकल ही जाएगा ये फिस्कल ईयर, नेक्स्ट ईयर से इसके जो एक हम कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आना शुरू होंगे? हाँ देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कभी भी जैसे होता है ना, जब आप आज जो स्टेप लेंगे वो हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसके असरात कल आने वाले के ऊपर बहुत अच्छी है। आपकी जो इंपोर्ट बढ़ी है, डेफिनेटली जब हमने टर्फ का लोन दिया है और 600 अरब की जब मशीनें आई हैं तो उसकी वजह से इंपोर्ट हमारी बढ़ी है। लेकिन अब जब ये मशीनें आ जाएंगी, जब ये मशीनें लग जाएंगी और इससे लोगों को, बेतहाशा लोगों को रोजगार मैसर होगा। और जब इन मशीनों की प्रोडक्शन निकलेगी तो 2 काम होंगे, एक आपकी जो इंपोर्ट होगी वो डिक्लाइन होगी क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर वो आ चुका होगा, और दूसरा डेफिनेटली इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और तीसरा, कोविड के चक्कर में जो बहुत सारे मतलब रोजगार के मसाइल आ रहे थे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे थे, तो डेफिनेटली जब 600 अरब की मशीनें आएंगी तो इसके लिए लोगों को रोजगार भी इसके ऊपर डेफिनेटली उनको मिलता राइट। राशिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं अतीक साहब से सवाल करना चाहती हूँ। अतीक साहब, ओवरऑल ये दिखाई देता है कि जैसे टर्फ फाइनेंसिंग का जिक्र कर रहे हैं या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे थे, तो ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल फूड बास्केट के हवाले से। क्यों हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ रही हैं चीज़ें? क्या हम लोकल डिमांड को फुलफिल कर लें, इतना हमारे पास कोई पोटेंशियल नहीं है, या फिर हम उसे थोड़ा सा लूज हो जाते हैं? देखिए, पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा शॉर्टकमिंग्स आ गई हमारी, और जैसे अभी राशिद साहब ने कहा और बिल्कुल वजह कहा कि हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बहुत आगे लेके जाए। बेसिकली वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इसमें अगर हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ध्यान से काम कर लें, मैकेनिज्म पे चले जाएं, अच्छे सीड्स ले आएं, फार्मर्स को इनकरेज कर दें, उनकी एक्सेस टू फाइनेंस, जो उनकी फाइनेंशिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको लुक आफ्टर कर लें, जो कि गवर्नमेंट अब कर रही है। और हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। कि मैं पहले का एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर हमारे पास 6 से 7 बिलियन डॉलर का लोड आया हमारे इंपोर्ट बिल पे, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंपोर्ट करने में। हमने पोटैटो, टोमेटो, पल्सेस, शुगर, व्हीट और कॉटन और पता नहीं क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ऐसा नहीं हो रहा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रॉप भी बहुत अच्छी हुई है। देखिए हमारा 8.8 मिलियन बेल्स की तकरीबन हमारी कॉटन की क्रॉप हो कॉटन गई की है, प्रोडक्शन डबल जी हुई हो है। गई। इसके अलावा हमने देखा है हमारी मेज, व्हीट और दूसरी चीजें और राइस भी बड़ा जबरदस्त हुआ इस बार। तो माशाल्लाह ये सारा कुछ हो रहा है। इसका मतलब है इस सेक्टर पे कुछ काम हुआ और थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। जब हम ये प्रॉब्लम्स को दूर कर लेंगे तो होगा क्या कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को जनरेट करेंगे, दूसरी तरफ हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जनरेट करेंगे। तो जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा, ये चीजें हम इंपोर्ट करने में कम होंगे, यकीनन हमारा इंपोर्ट बिल इस बार भी रिड्यूस होगा जब हमने अच्छी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किए। तो ये सारी चीजें प्लानिंग से होंगी और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक रोड मैप के तहत, प्लानिंग के तहत, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाना है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, इसके साथ साथ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी बहुत अच्छे अंदाज में अपने उस स्टेबिलिटी पे लाना है जिस स्टेबिलिटी पे पाकिस्तान Right. इसको रखता था, और सस्टेन करना है इसे। राशिद साहब, स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ आना है और खासकर एग्रीकल्चर साइड पे, एग्रो प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस रहना है। आप समझते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान उस पर जो है वो अभी लोन्स या फार्मर्स को जो है इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, कि उस पर काम शुरू हो चुका है? देखिए, उसके ऊपर काम डेफिनेटली शुरू हो चुका है, और अगर इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और अगर हम इसके ऊपर काबू पा लेते हैं, और तीसरा एक और सेक्टर पे अगर हम काम कर लेते हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मालूमात रखा हुआ है, वो है टूरिज्म का सेक्टर। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन पहाड़ हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जंगलात हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन दरिया हैं, हमारे पास टूरिज्म के लिए हर चीज मौजूद है, खंडरा भी है, वो भी है। तो अगर हम अपने टूरिज्म को फरोग देंगे तो जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, रेवोल्यूशन की, इसको वहां से हमको बैकअप मिलेगा, और जो हम अपने ज़राअत की जितनी चीजें करें जब हम उनको करेंगे तो उसका भी हमारा बैकअप मिलेगा। और डेफिनेटली जो अभी जिस तरह से काम हो रहा है ज़राअत के ऊपर, तो अगर हम इन तीनों सेक्टर के ऊपर काम कर लें तो आज यकीन माने कि पाकिस्तान को फ्लाई करने के अंदर हार्डली चंद महीने लगेंगे। राइट अच्छा राशिद साहब, आप समझते हैं थोड़े से चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये वेरिएंट भी अभी आ चुका है, कराची में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो 40% के करीब हो चुका है। अब जो कि चैलेंजेस मौजूद हैं, साथ साथ रुपी की एप्रिसिएशन जो बड़ी एक स्लगिश, बड़ी एक स्लो मूवमेंट है लेकिन अपसाइड है, तो इसको स्टेबल करने के लिए आप समझते हैं कि अभी फर्दर चेक एंड बैलेंस या बड़ी अप टू डेट होने की जरूरत है गवर्नमेंट को? देखिए, गवर्नमेंट को इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की वजह से ये गवर्नमेंट की बदकिस्मती समझ लें कि जब गवर्नमेंट आई तो इमीडिएटली एक ऐसा खतरनाक लॉकडाउन हो गया जो दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था, जी, जिसके अंदर तकरीबन पूरा एक साल जो है पूरा कारोबार जो है तकरीबन मुतासर रहा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुतासर रहा, जिसके अंदर चंद महीने तो ऐसे थे जिसके अंदर 80% हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, 80% हमारी जितने भी मूवमेंट थी, तमाम इम्पोर्ट थी, तमाम एक्सपोर्ट थी, और इवन ये कि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो भी डिक्लाइन हो गया था। और ये तमाम वो चीज होती है जो अगर एक हफ्ता अगर बंद हो जाए तो उसके असरात महीनों तक होते हैं। तो हम तो अगर आप गौर करें तो 2020 से कंटिन्यूस इस चैलेंज में चल रहे हैं। और देखिए, गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस है ना, वो सिर्फ लोकल डोमेस्टिक नहीं है, वो इंटरनेशनली भी है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि गवर्नमेंट के विचारों की बदकिस्मती थी कि एक ऐसे वक्त पर उनको गवर्नमेंट मिली जहाँ पे लोकल तो चैलेंजेस थे वहाँ पे इंटरनेशनल महंगाई जो थी वो आसपास से बातें करने लगी, पेट्रोल हिस्ट्री का बढ़ गया, जो फ्रेट के चार्जेस है वो इतने बढ़ गए जो दुनिया की हिस्ट्री में कभी आज तक नहीं बढ़े थे। तो उसकी वजह से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हर किस्म के चैलेंजेस सिर्फ पाकिस्तान को नहीं करना पड़े, पूरी दुनिया को करना पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारा मीडिया दिखाता है वो हमारे लोकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये नहीं दिखाता कि जो लोकल डोमेस्टिक प्रॉब्लम आज हमारे हैं, हमारे नहीं है, ये मौजूदा गवर्नमेंट के नहीं है, ये पूरी दुनिया के प्रॉब्लम है।
राइट सर, यही फर्क है पीटीवी में और प्राइवेट मीडिया में। थैंक यू सो मच राशिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। ओवरऑल हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन एक तरफ ग्लोबली बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लोकली चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को, उन हम कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी नंबर्स को टैकल करते हुए दिखाई दे रही है। तो अतीक साहब मौजूद है, उनसे मजीद पूछते हैं। अतीक साहब, राशिद साहब ने काफी पॉइंट आउट किए हैं चैलेंजेस जो कि मौजूद हैं, जैसे ग्लोबली उन्होंने जिक्र किया कमोडिटी प्राइसेस का। आप समझते हैं कि ओवरऑल इन चैलेंजेस को चेक एंड बैलेंस रखने की या डेली बेसिस पे टैकल करने की जरूरत है, यानी छोड़ नहीं सकते आप इनसे, थोड़ा सा भी मुंह नहीं मोड़ सकते? बिल्कुल। देखिए, आप एक छोटे कारोबार में भी होते हैं तो आपको विजिलेंट रहना होता है, आपको देखना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है चीज़ों को। इसी तरह कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है। रोड मैप कहीं पे मिसिंग हो जाता है तो उस रोड मैप को बिल्कुल एडजस्ट करने की ज़रूरत है। रोड मैप के तहत हमें चलना है। अगर हम एक रोलर कोस्टर पे बैठे हैं और इकोनॉमिक रोलर कोस्टर पे, तो हमें देखना है कि वो रोलर कोस्टर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। कितने भी प्रॉब्लम्स रास्ते में आ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि रोलर कोस्टर चलते चलते किसी मड में चला जाए। हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को अपने संभालने की जरूरत है। कुछ ना कुछ लकवाते शॉर्टकमिंग्स हो जाती हैं, लेकिन वी हैव टू स्ट्रिक्टली, नाउ देयर इज नो टाइम लेफ्ट, हमें स्ट्रिक्टली देखना है। अगर हम इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर लेते तो आई एम क्वाइट श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि हम उन पैरामीटर्स पे चले जाएंगे जिसको कहते हैं कि टारगेट अचीवमेंट्स। और उसमें सबसे बड़ा टारगेट अचीवमेंट जो है ना, वो मेरी नज़र में अब पाकिस्तान के लिए अपना वो $60 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है, जिसको बाय हुक और बाय क्रूक हमें अचीव करना ही है। यही हमारा सर्वाइवल है, इसी से हमारे रेवेन्यू बढ़ेगी, इसी से हमारे फिस्कल डेफिसिट्स कम होंगे, इसी से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन खत्म होंगे। और इकोनॉमिकली जो हम कहते हैं कि हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट में आ गए हैं, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अभी हम लोग तकरीबन लगभग $15 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट में बैठे। फॉरेन रेमिटेंसेस प्राइम मिनिस्टर का इतना अच्छा हमें काम रेवेन्यू किया है। जनरेट करने के लिए हम कह सकते हैं पॉइंट्स ढूंढने होंगे। आप समझते हैं कि अभी हम जो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस एक वक्त था काफ़ी डाउन साइड पे भी आए थे, लेकिन फिर क्रिटिक्स करने वालों ने ये भी कहा कि हमें स्टोरेजेस बनाने चाहिए, स्टोरेजेस होंगे तो ही हमारे सोल्यूशन होते। देखिए, हमारे मुल्क में सूरत हाल ये है कि इन्फ्लेशन जो है ना इतना टवरिंग हो गया है और वो मुस्तकिल जो है उसकी क्लाइंबिंग हो रही है। इस वक्त जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18.34% पे इन्फ्लेशन है, और हम लोगों को इसको हर हाल पे कंट्रोल करके अपने असली 8% पे लेकर आना है। हमारा जो गवर्नमेंट का टारगेट और मोटिव है वो इन्फ्लेशन को 8% पे रखना है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि हम कभी कभी अपनी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे चले जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उनको पता है कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा जो डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट है, वो हमेशा बढ़ा करता है। हम देख रहे हैं जब से हम टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे गए हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट मुस्तकिल बढ़ रहा है, 3-4 दफा से बढ़ चुका है, हर महीने बढ़ जाता है, 9.75% पे पहुंच गया अभी। इससे इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको हमारी थोड़ा सा 2% आप बढ़ दूसरे गई है। एंगल से देखें सर, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग की जाती है, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड का चैलेंज आ गया था और एक साल के लिए, जैसे राशिद साहब ने जिक्र किया कि एक साल के लिए पूरी दुनिया लॉकडाउन की सूरत हाल में जो है चले गई थी, उस वक्त अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो 7% पे खड़ा हो गया और फिर बिजनेसेस और कंस्ट्रक्शन पैकेज, कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल इंडस्ट्री। सही कह रही हैं, ये इसकी तस्वीर का एक रुख है। लेकिन इकोनॉमिकली स्पीकिंग तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो जो एंड यूजर है ना, उसको माल महंगा मिलेगा जो फैक्ट्री से निकलेगा। बिल्कुल, तो जब महंगा मिलेगा तो इसका मतलब इन्फ्लेशन देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। इतना सिंपल। अच्छा, ओवरऑल आपने जिक्र किया कमोडिटी का, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रही है इस सूरत हाल में, जो कि ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या इंडस्ट्रीज लगाना क्या मुश्किल तरफ दिखाई दे रहा है? इंडस्ट्रीज लग सकती हैं? गवर्नमेंट की विल है, मंशा है कि इंडस्ट्री बढ़े आगे, इंडस्ट्रीज आगे ग्रो करे, इंडस्ट्रीज एड बैक हो। इसमें सिर्फ एक ही गुजारिश की जा सकती है और वो ये कि वन विंडो ऑपरेशन अगर कर दिया जाए, उसको ज़मीन खरीदनी है, उसको बिजली लेनी है, उसको पानी की कनेक्शन लेनी है, उसको गैस की कनेक्शन लेनी है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये वन विंडो अगर ऑपरेशन हो जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का। फैक्चुअली स्पीकिंग थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी डिस्करेज इसी बात से है कि उसको कई जगहों पर कई एंगल से बात करनी पड़ती है। EPZs बनते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनते हैं, तो उसका भी इतना ज्यादा कोई एक्सपोर्ट सोल्यूशन प्रोसेसिंग जोन को भी इन तमाम तकालीफ से निजात
चाहिए। और अगर इफ़ यू आस्क मी फॉर अ फैक्चुअल, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी यही प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है, एंड वी Infrastructure. हैव बीन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। राइट अच्छा, डॉलर के रेट की बात करते हैं। कंटिन्यूसली एक डिप्रिसिएशन के बाद फाइनली इस वीक के अंदर कुछ एप्रिसिएशन दिखाई दी है और नंबर्स जो हैं वो माइनरी कुछ पैसा में इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि रुपी को कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्टेबल हो जाए या फिर एक सस्टेनेबिलिटी इख्तियार कर ले एक जगह पॉइंट पे जाके? देखिए, जो दुनिया में कंडीशंस है ना, दुनिया की कंडीशंस ये है कि आपके ऑयल प्राइसेस मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। इफेक्ट आपके फॉरेन एक्सचेंज पे आता है, क्योंकि आप उसको फॉरेन एक्सचेंज में पे करते हो। अच्छा, ठीक है ना, आप कोल लेते हो, आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट से आपको कोल की ज़रूरत है। हमारे पास थर में माशाल्लाह बहुत अच्छा कोल का सब कुछ है, लेकिन स्टिल हमें और भी कोल की ज़रूरत Need पड़ती है होती बहुत है। सारे एवेन्यूज़ में। और जैसे मैंने जिक्र किया, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट पे बहुत डायरेक्ट आता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे आता है। मैं फिर उस बात की तरफ आऊँगा कि जहाँ आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हो, आपका करंट अकाउंट पिछले दिनों डेफिसिट से निकल के वो बिल्कुल बिल्कुल लेवल पे surplus आ पे आ गया था, गया आपका था। सरप्लस पे आ गया था। लेकिन आपने फिर देखा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया। उसकी वजह यही है, और मेरी बात यही थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त तक लगभग $15 बिलियन पे खड़ा है। आपके पास अगर इंसेंटिव्स ना होते फॉरेन एक्सचेंज के, आपके पास आपके ओवरसीज पाकिस्तानी ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं बेचे, जो लगभग 32 से 33 बिलियन तक बेच चुके हैं। इसने ऐड भी किया है। अगर ये ऐड बैक नहीं होता तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में ये शॉर्टफॉल बहुत भी ही ऐड हो शॉक जाती, तो हो जाता। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट माउंटेनरी होता इस वक्त, और ये पीक पर होता। तो ये Right. सारी चीजें हो रही हैं जो आगे। तो जहां तक डॉलर और रुपी की बात है, तो कंपैरेटिव स्टडी में आप देख लें कि आपके अगर इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना है और एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, तो आपको किसी न किसी तरह अपने रुपी को जो है ना वो मजबूत करना है। ये गवर्नमेंट राइट, की पॉलिसीज है। चलें, रुपी की बात हो रही है, कमोडिटी की बात हो रही है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,25,900 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,07,940 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1821.47 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $83.83, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $85.81 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वॉज 201.50, यूके पाउंड बाइंग रही 239 रुपीज, सेलिंग वॉज 241.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 176.60 एंड सेलिंग वॉज 177.20, चाइनीज यान बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.50, सेलिंग वॉज 47 रुपीज, यूएई दिरहम बाइंग एट 48 रुपीज, सेलिंग वॉज 48.50, कुवैत दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35 एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वॉज 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम देख रहे हैं अभी भी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स हैं, तो मैं अतीक साहब से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो पूछती चलूं। सर, स्टार्टिंग में हम कह सकते थे थोड़ी सी लैक ऑफ पॉलिसीज दिखाई देती थी, लेकिन अब जो है वो पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की बात की जाए, रिफाइनरी की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए। आप समझते हैं कि कंटिन्यूस इसकी पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा वेटेज रखती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पॉलिसी पे ही सारा प्लानिंग बेस करता है।
गवर्नमेंट की एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, वो हमेशा मैंने जिक्र किया है कि अगर पॉलिसीज पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी, मैरीटाइम पॉलिसी। और मैरीटाइम एंड शिपिंग पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी थी कि इसके तहत हमारी जो शिपिंग इंडस्ट्री 71 में डूब गई थी, वो रिवाइव हो सकती है। पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर्स जिनकी तादाद इस वक्त सिर्फ 11 है, वो बढ़कर 111 हो सकती है। और अगर इसमें थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी इंटरेस्ट ले तो हमारा फिशिंग सेक्टर भी बहुत इम्प्रूव हो सकता है। और सी फूड जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, उसमें भी कोई बढ़ावा हो सकता है और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। राइट, तो आप समझते हैं कि पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी होना ही बहुत सबसे ज्यादा जो है वो बहुत एक ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट सिर्फ नोट रखती है। कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि उस पर अमल भी होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच अतीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने कुछ प्रोडक्टिव टॉक्स करने की कोशिश की है। ओवरऑल हम देख रहे हैं पॉलिसीज़ की बात की जाती है या क्रिटिक्स की बात की जाती है तो सॉल्यूशंस नहीं होते, तो आज हमने सॉल्यूशंस के साथ बात करने की कोशिश की है जिसके ज़रिए काफ़ी चीज़ें सेटल हो रही हैं और हो सकती हैं। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।